पाथ ऑफ लव जीने का ऐसा तरीका है जहाँ पे आप लाइफ पॉजिटिव होके जीते हो, और यही तरीका सहज रूप से साधना में भी बदल सकता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी के लिए एक मनुष्य के लिए बड़ा सहज है। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में उसका इंटरेस्ट हो नहीं हो, चाहे वो धर्म में मानता हो नहीं मानता हो, ध्यान करता हो नहीं करता हो, पूजा पाठ करता हो नहीं करता हो, जो जैसा भी है, पर हर व्यक्ति प्रेम कर सकता है। हर व्यक्ति उस चेतना के साथ ही पैदा होता है, उस कैपेसिटी के साथ ही पैदा होता है कि वो प्रेम कर सकता है, वो खुश हो सकता है, वो कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से जोड़ सकता है, और वो इन सब के अलावा एक दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकता है, एक दूसरे की केयर भी कर सकता है। और जो जीवन हम लोग जीते हैं, उस जीवन को भी अगर आप देखोगे, मूल रूप से वो इन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन्हीं सब चीज़ों का नाम है। आप एक दिन भर में क्या करते हैं? आप दिन भर में थोड़ा खुश होते हैं, थोड़ा प्रेम करते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा किसी से जुड़ते हैं, थोड़ी दोस्ती निभाते हैं, थोड़ी केयरिंग दिखाते हैं, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। और उसके अलावा किसी के लिए चिंता करते हैं, किसी के लिए परेशान होते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी कोई स्ट्रेस होता है, पर वो सभी रिलेटेड टू योर ह्यूमन इमोशंस, वो भी सभी आपके अपने मनुष्य होने की एक चारित्रिक संभावनाएं हैं। वो एक आपके चरित्र की, आपके जीवन की अवस्थाएं हैं जो आप जिनसे जीवन दिन भर गुजरते हैं। कुछ भी काम कोई भी करता है, वो ले दे के इन्हीं सारी चीजों से गुजरता है, जिनको हम इमोशंस कहते हैं, जिनको हम भाव दशाएं कहते हैं। और अगर आप गहरे में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी भाव दशाओं के पीछे आपको सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। हर उस भाव दशा का जो रिजल्ट है, आपको जो उससे जो आपको प्राप्त करना है, वो या तो प्रेम की अवस्था प्राप्त करनी है, या शांति की अवस्था प्राप्त करनी है, या आनंद की अवस्था प्राप्त करनी है। ऐसे ही होता है ना। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा डिमांड होती नहीं है। जो भी दिन भर में हम करते हैं, जैसा भी दिन हम गुजारते हैं, जो हमारी उसमें से डिमांड होती है, जो हमारी उसमें से इच्छा होती है, वो यही होती है कि ये एक्टिविटी के बाद ये वाली स्थिति हमारी बने, कुछ प्रेम मिल जाए, ये हम दे पाए, कुछ शांति मिल जाए, कुछ आनंद मिल जाए, कुछ मस्ती मिल जाए, कुछ खुशी मिल जाए, कुछ दोस्ती मिल जाए, कुछ कनेक्टिविटी मिल जाए। तो मतलब मनुष्य का स्वभाव अपने आप ही सहज रूप से ऐसे ही चलता है, उस तरफ ही चलता है। तो इस स्वाभाविक रास्ते को हमने पाथ ऑफ लव का नाम दिया है, और वो है सबके अंदर। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। इसके लिए उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ध्यान करेंगे, ध्यान के रास्ते पे चलेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ और साधना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, व्रत करेंगे, कोई और क्रियाकलाप करेंगे, एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। पर जो हम हैं वो हमेशा सबसे सहज ही होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने बोला, साधो सहज समाधि भली। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो सहजता है, यही तुम्हें समाधि तक ले जाएगी अपने आप। तो इसको हम समझेंगे इस पूरी टॉक सीरीज में, इस पूरी जो हम आने वाले दिनों में, आज भी और आने वाले दिनों में जो भी हम बात करेंगे, हम इस पे ही करेंगे। इसको समझेंगे और इसको ऐसे समझेंगे कि कैसे इस चीज को अपने भीतर
रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचाना जाए, उसको जगाया जाए और उसको होशपूर्वक उपयोग में लाया जाए। क्योंकि अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ कि चलिए ये सबका स्वभाव है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या कमी है? अगर सबके भीतर है ये चीज तो फिर कमी क्या है, फिर दिक्कत क्या है, फिर परेशानी क्यों है, फिर कुछ छूट क्यों रहा है, फिर कुछ अधूरापन क्यों है, फिर क्यों व्यक्ति अपने आप को सक्षम नहीं मान पाता, अपने आप को एम्पावर्ड फील नहीं कर पाता, क्यों व्यक्ति अपने दिल की बात नहीं बोल पाता, क्यों व्यक्ति दबता जाता है, क्यों व्यक्ति खुल के प्रेम भी नहीं कर पाता, क्यों व्यक्ति खुल के अपने स्वयं की इज्जत भी नहीं कर पाता, बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा चेतना के तल पे आगे नहीं बढ़ पाता, साधना में आगे नहीं बढ़ पाता, परमात्मा से एक नहीं हो पाता, एक अधूरापन हमेशा लगता रहता है, सवाल आते रहते हैं, मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये नहीं होता तो क्या होता, ये हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे भीतर चलती रहती है। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि सहजता से समाधि आ जाती है, जो हमारा सहज स्वभाव है उससे भी समाधि आ सकती है, तो फिर कमी क्या है, क्या चीज है जो मिस हो रही है? वो है कि ये जो हमारा स्वभाव है, ये जो सहजता हमारे भीतर है, ये जो सहज चीजें हमें ईश्वर ने दी हैं, इनका होश पूर्वक उपयोग हम नहीं करना जानते। सिर्फ इतनी कमी है और कुछ ज्यादा कमी नहीं है, कई चीजें तो है हमारे अंदर। तो ये समझने की जरूरत है कि कैसे होश पूर्वक इनका उपयोग किया जाए, कैसे होश को जगाया जाए, इन चीजों को पहचाना जाए। ये जो हमारे भीतर जो खजाना है, जो हमारे भीतर एक मोती है, उनको कैसे चुगा जाए हंस बन के, कि हंसा तो मोती चुगे और बाकी जो कंकड़ पत्थर हैं उनको छोड़ा जाए। क्योंकि मोती आप तभी चुनोगे जब कंकड़ पत्थरों को छोड़ने की इच्छा होगी। हंस आप तभी बनोगे जब आपको केवल मोती चुनने की इच्छा होगी, कंकड़ पत्थर चुनने की इच्छा नहीं होगी, कंकड़ पत्थरों को चुनने की इच्छा नहीं होगी। पर अगर आप ये चाहेंगे कि जो भी है मेरे पास, मोती है, कंकड़ पत्थर है, हीरे जवाहरात है, जितना भी है, मैं सभी को समेट के रखूं, तो ना तो आप हंस बन सकते हैं और ना ही आपको मोती मिल सकते हैं। होंगे आपके पास, मिलेंगे नहीं। बड़ी विडंबना है, बड़ी आयरनी है, होते हुए नहीं मिलेंगे। सही होता है ना? सब कुछ भंडार है, केवल हंस जाके वहां से मोती चुन सकता है, दूसरे लोग नहीं चुन सकते, दूसरे पक्षी भी नहीं चुन सकते, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते, होते हुए उनको मिलता नहीं। तो यही आयरनी है, यही विडंबना है मनुष्य की, कि मोती है पर पहचान नहीं है, तो चुनना नहीं हो पाता। और फिर क्या लगता है कि अरे ये पूरे खजाने को ही खो देंगे तो इसमें जो मोती है वो भी चले आएंगे, अभी मिल नहीं पा रहे, पर पता तो है कि है, पर उससे फायदा क्या है ना? जीवन भर रखे रहते हैं पर उपयोग तो हो ही नहीं पाता। अगर भगवान का उपयोग भी नहीं हो पाए तो भगवान भी निकम्मा है, कोई काम पे नहीं, क्या फायदा? जीवन में उपयोगिता से महत्व होता है, सीधी सी बात है। जिस चीज की उपयोगिता है उस चीज का महत्व है। हमारे जीवन की उपयोगिता है इसलिए महत्व है। प्रेम की उपयोगिता है इसलिए महत्व है। प्रेम की कुछ तो उपयोगिता है, फुलफिलमेंट मिलता है, संपूर्णता का एहसास होता है, कुछ भी खुशी आती है, आनंद आता है। तो जब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जीवन में हम जिस चीज का उपयोग नहीं कर सकते उसका महत्व ना तो हम कभी पहचान सकते हैं, ना ही हम कभी उस महत्व को उपयोग में ला सकते हैं। जब उस महत्व का, उसका कोई महत्व हमारे लिए नहीं है, चाहे हमारे पास हो। कोई आदमी गरीब है फिर उसके पास 3 करोड़ रुपए हैं, अब ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा होता है। अब भारत में पढ़ते हैं कई भिखारी मरे और उसके बाद उनका संदूक खुला तो लाखों करोड़ों रुपए निकले।
अब वो रोज अपने बिस्तर के नीचे संदूक में 1 करोड़ रुपए रख के सो रहा था व्यक्ति, था भिखारी जीवन भर, तो उस पैसे का क्या फायदा हुआ? क्योंकि वो भिखारी रहा, वो गरीब रहा, उसने उसको उपयोग नहीं किया। उसको ख्याल था मेरे पास है, पर उसे वो मिले नहीं, उसके पास होते हुए वो पैसे मिले नहीं। ऐसे हम जीवन मिस करते आते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अपने खजाने में बस ये सोचते कि हमारे पास है, हम उसमें ना अपने मोती चुगने नहीं जाते और उनको उपयोग नहीं करते। हम देखते रहते हैं दूसरे के पास क्या क्या है, और थोड़ा सा जमा करते हैं, और थोड़ा सा जमा करते हैं, फिर इकट्ठे एक दिन बैठ के चुनेंगे क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। एक दिन इकट्ठे बैठ के फिल्टर करेंगे, वो एक दिन आता नहीं है। आने से पहले ऊपर वाला आपको फिल्टर कर देता है, ये कबाड़ी आदमी, इसका कोई फायदा नहीं, इसको हटाओ, इसने सभी कुछ जमा करके रखा हुआ है ना। और होता क्या है कि ये जो इतना सब कबाड़ हम जमा करके रख लेते हैं जीवन में, और हम उसको बड़े सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे। वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो जो कबाड़ है, दैट इज लाइक एक्सेस बैगेज। आत्मबोध पुस्तक में पहले चैप्टर में या द लाइफ में पहले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि एक्सेस बैगेज आपको हटाना बहुत जरूरी है। और हम वो बड़े प्रेम से वो एक्सेस बैगेज लेके जीवन में जीते रहते हैं कि रेलगाड़ी चल रही है, हम अंदर बैठे और हमारा सामान और दूसरों का सामान भी हमने अपने सिर पे रखा हुआ है ना। ऐसे जीवन चलता रहता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि हमारी आदत, हम बोझा इनवाइट करते हैं, पैटर्न पता भी नहीं चलता, क्योंकि होश नहीं है। होश होगा तो उपयोगिता होगी, उपयोगिता होगी तो महत्व होगा, महत्व होगा तो सुंदरता होगी, उसके बिना हो नहीं सकता। और जितना एक्सेस बैगेज हमारे पास होता है, वो हमें असहज बनाता है, वो हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। आपको पता भी नहीं चलता आप कब इतने सुंदर प्यारे भोले भाले बच्चे से एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान बन जाते हो, और उसका रिजल्ट आपको ख्याल में आता है स्ट्रेस। और फिर आप एक पता नहीं कहीं से अपनी जादू की छड़ी निकालते हो और आप चल निकलते हो दुनिया को ठीक करने। कॉम्प्लिकेटेड आप हुए, आप अच्छे खासे भोले वाले बच्चे थे, प्यारे सहज, असहज आप हुए, ठीक, आप दुनिया को करने निकल लिए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, क्योंकि सामने वाला भी निकला हुआ दुनिया को ठीक करना। सारे बंदे दुनिया ठीक करने निकले हुए, बड़ा गजब है ना। दुनिया ठीक होती दिख नहीं रही, खराबी होती दिख रही है। सारे ठीक करने वाले इतने सारे, ठीक होने वाला कोई नहीं। ऐसा होता है, हर आदमी ठीक करने वाला बन गया, ठीक होने वाला कोई बना नहीं, क्योंकि प्रेम को खो दिया, क्योंकि सहजता को खो दिया। तो ठीक होगा कौन? ठीक वही होगा तो सहज होगा। ठीक होना सहज होना है। तो जितने एक्सेस बैगेज आपके पास है, उतने कॉम्प्लिकेटेड आप हो गए, आप बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तब ये एक्सेस बैगेज को, या ये अनरिक्वायर्ड एसेट, बिकॉज वी लव टू हैव एसेट्स, डज नॉट मैटर व्हाट दैट एसेट इज डूइंग टू अस, इट इज लीकिंग आवर एनर्जी और इट इज गिविंग अस द एनर्जी, it is of some value or not, it is of some importance or not, it is of some use or not, it is our asset. जैसे अक्सर कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ, तो चलिए रहने देते हैं, पर ऐसे होते हैं हमारे पास एसेट, हमारे दिमाग में आइडिया होता है ये हमारा एसेट है, और वो एसेट को हम लाद के, एक्चुअली एक्सेस बैगेज होता है, एसेट इतना होता नहीं है, हो सकता है उसमें से एसेट थोड़ा सा हो, एक्सेस बैगेज इतना हो कि वो एक बड़ी पैकिंग में
इतनी बड़ी पैकिंग में इतना सा सामान रखा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें अक्सर हमारे जीवन में होती हैं और वो हम लाद के चल रहे हैं, रह रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं। अपने रिलेशंस में देखिए, जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन लोगों को जानते हैं कि हाँ वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत जान पहचान है शहर में, उनमें से एक्चुअली कितने लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? दस 10,000 लोगों को जानते हैं, 1000 लोगों को जानते हैं, उसमें से एक्चुअली कितने इम्पोर्टेंट हैं और कितने बहुत इम्पोर्टेंट हैं? बहुत इम्पोर्टेंट लोग तो शायद आप उंगलियों पे ही गिन पाओगे, शायद उंगलियां भी खत्म हो जाएंगी और उंगलियां भी ज्यादा हो जाएंगी, बंदे कम पड़ेंगे। इम्पोर्टेंट लोग थोड़े से और ज्यादा होंगे, जानकार लोग बहुत होंगे। अब वो जानकार लोग जिनको आप जानते हैं, अनटिल अनलेस आप एक्टर हैं या कोई पब्लिक फिगर है या नेता है, उनको फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको जाने और उनकी एक पब्लिक इमेज होती है और उनको उसका फायदा है। पर अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और अगर आप सबके बारे में सोचते हैं और सबका प्रेशर लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो आप बहुत एक्सेस बैगेज लीजिए। ठीक है, एक्सेस बैगेज में हाँ, जिनको आप खुद अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए काम की चीज। पर अक्सर होता ये है कि हम वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो चीज़ें मिस कर जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा क्लोज लोग होते हैं, उनसे हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो हमें पता रहता है कि ये कहीं नहीं जाना, ये हमारे लिए। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यूजफुल नहीं है, उनके लिए हम जोड़ तोड़ करते रहते हैं अपनी इमेज सही है उनके सामने रखने में। उससे क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेशन। सिंप्लिसिटी तो आ नहीं रही, कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ रहा है ना। ऐसे ही होता है ना। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे और भी कई उदाहरण हैं कि हम जीवन में हर तल पे बहुत सारी हमने एक्सेस बैगेज बना के रखे रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी करके रखे रहते हैं और जो उसमें असली मोती हैं, जो असली चीज़ें हैं, उनको पहचानते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं, उनको उपयोग में नहीं लाते, उनको मिस करते जाते हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हुए हमेशा कॉम्प्लिकेशन में फंसते जाते हैं और फिर एक समय धीरे 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 वो अधूरापन बढ़ता जाता है और सहजता कम होती जाती है। एक बहुत अच्छी चाइनीज कहावत है कि too much of details have always take you far from the core। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग किसी चीज़ की करो तो एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बात करें तो पता ही नहीं होगा, वो कहाँ खो गई वो पता ही नहीं चलेगा, आप पता नहीं कहाँ निकल गए। तो वही जीवन होता जाता है, that we are always focused to make our life so detailed that we miss the core, the simple core which is there, the simplicity। And details are always complicated। एक सिंपल सी चीज़ है ये पानी की बोतल, जिसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता। मेरे को प्यास लगेगी, मेरे को इसमें पानी जगह, मैं ढक्कन खोलूंगा, पी लूंगा। और वो एक इसमें बड़ा अजीब सा एक कुछ कैप लगा दिया जाए और उसके साथ उसको खोलने का मैनुअल आए, एक इतनी किताब, इस टाइम पे खोलोगे तो ऐसे खोलना, उस टाइम पे खोलोगे तो ऐसे खोलना है, सनलाइट के अंदर रखोगे तो ऐसा कलर होगा, तो इतना मिला के पीना, मून लाइट के अंदर रखोगे। प्यास तो मेरी बुझनी नहीं है, दिमाग और ख़राब हो जाना है। और अच्छी खासी सिंपल सी चीज़ थी, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना। बट दिस इज व्हाट वी डू, वी लव डिटेल्स, वी लव द कॉम्प्लिकेशंस, वी लव साइंस, वी लव डिस्क्रिप्शंस। We need to know how our chakras function, we need to know how the God functions, we need to know how to handle the God by power of attraction। ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये हमारी बनाई हुई चीजें ना, कॉम्प्लिकेटेड।
जबकि ईश्वर कहता भाई मेरे से जुड़ना, प्रेम, प्यार, प्रार्थना, भक्ति, सिंपल सी चीजें हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद है, करो ना। किसने रोका है? क्यों मेरे पे कब्जा करने की कोशिश करते हो चैंटिंग कर करके, या कुछ और कर करके, हठ योग कर करके? क्यों सिद्धियां लेने की कोशिश करते हो? मैं तो पूरी तुम्हें अपने आप को देने को तैयार हूँ। गुरु नानक देव को, कबीर को कोई सिद्धियों की परवाह थी कि मेरे पास कौन सी पावर आ रही है? बट जब भी हम जीवन में कुछ भी स्पेशल पोजीशन गेन करने की कोशिश करते हैं, कोई भी एक अलग एक स्पेशल अवस्था गेन करने की कोशिश करते हैं समाज में या घर पे या कहीं पे, हम एक तरीके की सिद्धि के पीछे पड़े हुए हैं। हम हठयोगी हैं, हमें सिद्धियां चाहिए, हमें सरलता नहीं चाहिए। सिद्धि चाहिए, सरलता चाहिए, सरलता जाएगी, सहजता जाएगी, सहजता जाएगी, आप प्रेम के रास्ते से अलग हो जाओगे। प्रेम के रास्ते पे केवल पाथ ऑफ लव पे केवल और केवल सहजता से, सरलता से, प्योरिटी से, सिंप्लिसिटी से ही रहा जा सकता है। अभी चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रहने की बात कर रहा हूँ। टिके रहना पहली चीज है, जरूरी है उस रास्ते पे। चलने की बात और बाद में आएगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम अपने कॉम्प्लिकेशन और छोटी छोटी चीज़ों में आदतन कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस से, जो हमारी एक आदतन एक कॉम्प्लिकेटेड एक जटिल जो सोचने और समझने की प्रक्रिया हमारे भीतर बन गई है, हमारी कंडीशनिंग से, हमारे संस्कारों से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे काम करने के तरीकों से, उससे हम कैसे पाथ ऑफ लव से हटते जाते हैं, क्योंकि सरलता और सहजता नहीं रह पाती। और बड़ा आसान है, जब जब हम सरल वापस होंगे, जब हम सहज वापस होंगे, जब हम किसी भी तल पे सिंपल होंगे, रिलेट कर पाएंगे सिंपली, तब हम वापस प्रेम के पथ पे आ जाते हैं। कैसे कोई आदमी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर घर पे जब आता है उसका छोटा सा बच्चा उससे जब प्यार करता है, बड़ा सिंपल हो जाता है, हाथ हम लोग पे आ गया था, पता भी नहीं चलता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि वहां पे प्योरिटी है ना। उस प्योरिटी के पीछे बेशक एक जो कारण है वो मोह से रिलेटेड है कि भाई मेरा बेटा है, पर फिर भी कोई बात कुछ तो है। तो मोह भी आपको प्रेम पे ले जा सकता है, पर मोह प्रेम से दूर भी कर देता है, बड़ा ट्रिकी है। तो होश कि ये जो प्रेम की फीलिंग निकल रही है अंदर, इसको होश से अगर आप कैप्चर करके और इसको उपयोग कर पाओगे तो अपने आप से रास्ता बनता जाएगा। पाथ ऑफ लव का जो रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, हमेशा से सदियों से पुराने साधकों ने, ऋषि मुनियों ने हमेशा से बोला है कि 2 रास्ते हैं, एक ध्यान का रास्ता है, एक प्रेम का रास्ता है। प्रेम के रास्ते में व्यक्ति चालू होता है वासना से, फिर पहुंचता है मोह पे, फिर पहुंचता है प्रेम पे, फिर पहुंचता है प्रार्थना पे, और फिर पहुंचता है परमात्मा पे। ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेजेस आते हैं। और मनुष्य का जन्म, इंसान का जन्म इतना सुंदर है कि वहां पे अपने आप एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति वासना से मोह और अक्सर प्रेम तक भी पहुंच ही जाता है। इस समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हम हर चीज तो वासना से करते नहीं, हर चीज मुंह से भी नहीं करते। कई बार कई समय हम कई लोगों के साथ एक अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, एक अनकंडीशनल हेल्प करते हैं, एक अनकंडीशनल केयरिंग करते हैं, वो प्रेम में आ गया। फिर मोह भी, मोह से प्रेम करने की संभावना बढ़ती है कि अगर आप पहले मोह ही नहीं कर सकते तो आप प्रेम कैसे करोगे, पता ही नहीं होगा, है ना। तो दूसरा रास्ता है ध्यान का रास्ता, जहाँ पे लोग बाग छोड़ छाड़ के चले आते हैं जंगल। पुराने जमाने में हमारे सन्यासी ऐसा किया करते थे, कहते थे मेरे को किसी से मोह नहीं है, पर उनको किसी
किसी से प्रेम भी नहीं रहता था। वो एक और एक्सट्रीम है। तो मुझे ये वाला रास्ता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे जीवन का पार्ट है। गुरु नानक देव जी ने इसमें बहुत अच्छे से जपजी साहब में पूरा डिस्क्राइब किया। हम लोगों ने जब पहले उसके बारे में डिस्कस किया था तो पूरा अच्छे से समझा था। वो कहते हैं ये लाइफ पॉजिटिव रास्ता है, जीवन के प्रति सकारात्मक रास्ता, जहाँ पे हम जीवन से एक होके जीते। हमें कोई चीज को ना छोड़ना है, पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, पर करना क्या है? सबसे आसान चीज, हर एक चीज में तुम कहीं नहीं हो, दूसरा कहीं नहीं है। इधर भी प्रभु है, उधर भी प्रभु है। तेरा 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 तेरा, ये भी तू भी तू, वो भी तू, ये भी तेरा, वो भी तेरा, वो भी तेरा। तो बीच में से हट जाओ, खाली प्रेम रह जाए। ये उनका रास्ता था नटशल में, ये उन्होंने बताया। बड़ा आसान है अगर ऐसा दिमाग सेट हो जाए और अगर आप हर जगह पे प्रभु को खुद को देखने लगो या प्रेमी को देखने लगो या प्रेम को देखने लगो। If you're able to infuse love in all the activities, things will change. आप अपने आप एक सहजता की तरफ चलने लगते हो। अब प्रेम को इन्फ्यूज करना क्या हुआ? प्रेम को कैसे डालोगे? किसी भी सिचुएशन में बड़ा आसान है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को सोचो कि ये हो रहा है या ये हुआ, अक्सर दिमाग ने शिकायत कर दी या कंपैरिजन कर दिया या किसी को निगेट कर दिया। अब यही सिचुएशन दोबारा थोड़ी सी रिवाइंड करके विद लव अगर हो, उसमें प्रेम का इन्फ्यूजन हो, प्रेम उसमें शामिल हो, तो कैसे होगा कि वो शिकायत नहीं होगी, वो एक कंसीडरिंग एटीट्यूड होगा कि यार हो सकता है कुछ उसकी तरफ से मजबूरी रही हो। आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे, आप इस स्थिति को जानने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि व्यक्ति किस अवस्था में क्या काम कर रहा है, रादर देन कि उसको निगेट करने की या उसको डिनाई करने के या उसके लिए शिकायत करने के। तो वो एक आपने प्रेम डाल दिया। उससे हुआ क्या? आप जब शिकायत कर रहे थे तभी भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब जब प्रेम से बैठ के उसके बारे में सोच रहे हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारा फर्क दोनों तरफ कब पड़ रहा था? आपको। एक में आप कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे थे, पाथ ऑफ लव से दूर होते जा रहे थे, दूसरे तरीके में आप वापस आ गए, आपकी एनर्जी वापस आ गई, आप परमात्मा से जुड़े रहे, आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े रहे, आप प्योरिटी से जुड़े रहे। और जब आपने प्रैक्टिस की, जब आपने प्रेम को इन्फ्यूज किया, लव को इन्फ्यूज किया बीच में, तो आपका होश भी जागा, आपकी अवेयरनेस भी ग्रो गई। आप अपने मालिक रहे कि आप अपने होश से प्रेम को उस अवस्था में डाल सकते हो। और अदरवाइज क्या होता है? आदतन हम सारे नेगेटिव इमोशंस को एक साथ प्रैक्टिस में ले आते हैं, है ना? कंप्लेंट भी आ जाएगी, नेगेशन भी आ जाएगा, डिसरेस्पेक्ट भी आ जाएगी, जेलसी भी आ जाएगी, एंगर भी आ जाएगा, डिसगस्ट की फीलिंग भी आ जाएगी, बड़ी सारी चीजें, 20 इमोशंस इकट्ठे आके एक बड़ा नेगेटिव बम बन जाएगा। और एक बात भूल के तो आप चुप करते नहीं हो किसी के भी बारे में। एक बात तो शुरुआत होती है ना। पर उससे वो क्या रहे? आप पाथ ऑफ लव से हट रहे हो। तो पहला प्रयास आज की क्लास के बाद कल तक ये करना है कि मेरे को पाथ ऑफ लव पे रहना है। जो भी अभी आपकी समझ, अभी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। जो व्यक्ति प्रयास करेगा उसको कल बताऊंगा। अभी अपने दिमाग से करो जो भी आपकी समझ आता है, ठीक है? आप नक्शल पे अवेयरनेस पे बात कर रही हैं। अवेयरनेस
अवेयर ही रहना, हर काम में अवेयर रहना। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी अवेयरनेस का उपयोग करके हर चीज में प्रेम को घुसाना है, वो प्रैक्टिस करनी है। हमारी साधना होश भी रखना है और प्रेम। होश आप अपने आप रख लोगे अगर आप प्रेम को घुसा पाओ तो, और अगर आप होश पे ध्यान दोगे तो प्रेम नहीं घुसा पाओगे, फिर दिमाग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ध्यान प्रेम पे रखो, होश अपने आप पार बन जाएगा। होश पे ध्यान करने वाली साधनाएं तो बरसों से चल रही हैं, पर प्रेम गायब होता है यार आपसे, सहजता गायब होती जा रही है। तो होश अपने आप जागेगा अगर ध्यान प्रेम पे रहेगा तो। क्योंकि अगर आप जब नेगेटिव हो रहे हो आदतन और प्रेम को घुसा पाओगे और पॉजिटिव हो जाओगे तो कैसे हुआ? अल्टीमेटली होश से ही हुआ ना। तो होश को हम पीछे रखते हैं, प्रेम को आगे रखते हैं, तो होश अपने आप आ जाएगा पीछे और वो सहज होगा। ठीक है। गुरु नानक देव जी और कबीर भक्तों के रास्ते पे चलते सहज, अच्छे, लाइफ पॉजिटिव, मजे, या सूफियों के, बाबा बुल्ले शाह के, इनके सबके होश अपने आप ही जाग गए थे क्योंकि ये प्रेम पे ध्यान देते थे। तो अभी से कल तक पूरी प्रैक्टिस, कहाँ कहाँ आप किस किस फीलिंग में, किस किस सिचुएशन में, किस किस एक्टिविटी में, किस किस थॉट प्रोसेस में लव को इन्फ्यूज कर पाए और उससे क्या चेंज आया, या नहीं कर पाए तो बाद में होश आया तो सोचा कि अरे कर देते तो क्या रिजल्ट होता, क्या चेंज होता। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। फिर कल हम जरा एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। वैसे चीज नॉर्मली बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार हम करते हैं, मैं तो काफी बार करता हूँ इस चीज को, लेकिन होता क्या है, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हर बंदे को प्यार से हैंडल करने की कोशिश हम करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड नाउ। हम करते हैं, मैं बहुत प्यार से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक उस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड है, उसका व्यू पॉइंट है। ठीक है, वो आपके प्यार को, आपकी अवेयरनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, आप उसको बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ देना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हो। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो आपका किसी झगड़ा हो गया, अगर वर्ल्ड वार भी होती है तो टेबल पे आके सोल्यूशन निकलता है। अगर छोटा सा किसी के साथ कोई झगड़ा, आपका कोई एम्प्लॉई से झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो भी उसका एक पॉइंट ये है, आखिर में तो बात ही करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पर उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपके लेवल पे नहीं है वो। ठीक है, आप उसको प्यार से हैंडल कर रहे हो, सारी इसकी कमजोरी है, जब कुछ और सोच रहा है वो आपका कंट्रोल उसके स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है। तो आपका जो प्यार है, जो आप उसको प्यार दे रहे हो, जो दया, मैं तो प्यार ही बोलूँ, दया तो बोलूंगा नहीं, प्यार है। चलो कोई पता है, छोटा बच्चा है, कल मैं भी छोटा था, जब मैं भी गरीब था, मैंने पोजीशन देखी होंगी अपनी, मैं उनको रियलाइज कर रहा हूँ, उनको कोरिलेट कर रहा हूँ, उनको सोच रहा हूँ, जब मैं भी उस पोजीशन से निकल के बाहर आया हूँ, आज ये है तो क्या हुआ, बट वो बंदा नहीं सोच रहा। तो आप उसको कैसे करोगे? आपका प्यार वहां पर फेल होना शुरू हो जाता है। दो बातें हैं, पहली तो ये कि आपका प्यार आपकी शांति की गारंटी है, उसकी शांति की गारंटी नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपके प्यार से उसके भीतर क्या असर हो रहा है, क्या असर नहीं हो रहा है, ये आपका प्यार करने की कैपेसिटी से इंडिपेंडेंट चीज है, उसके रिसीव करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना? तो आपका प्रेम आपके लिए शांति है, आपका प्रेम उसके लिए शांति नहीं है ना? एक तो ये बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि प्रेम उसको दिखा रहा हूं और वो समझ नहीं पा रहा। आपके बच्चे हैं जी, है ना? तो आपके बच्चों को कभी डांटते नहीं हो? डांटते हो ना, करेक्शन के लिए डांटते हो, प्रेम भी दिखाते हो, तब वो प्रेम ही होता है आपका। बच्चा शायद उसको डांट समझता है, उसको वायलेंस समझता है, पर होता तो वो आपकी प्रेम है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन उस वक्त अपने बच्चे की ना बेइज्जती करने का है, ना अपने बच्चे को दुखी करने का है, बस बच्चे का करेक्शन करने का है। और आप अपने भाव में बच्चे का भला चाहते हो। तो बेशक आप ऊपरी तौर पे वायलेंट हो रहे हो, भीतर असल में वो आपका प्रेम है।
यही है ना। बिल्कुल। तो क्या आप ऐसा प्रेम और किसी के साथ नहीं दिखा सकते, जहाँ पे आप करेक्शन कराने के लिए जो चाहो करो, पर आपका इंटेंशन, आपका भाव ना उसकी बेइज्जती करने का हो, ना उसको नीचे दुखाने का हो, ना उसे दुखी करने का हो, उसको करेक्शन करने का हो। उसके बाद फिर वो जो समझे, उसकी भी तो अपने कर्म है, उसका भी तो अपना जीवन है। हाँ जी, ठीक होता है है। ना। तो ये लव हो गया इन्फ्लुएंस कि नहीं हो गया ना। होता है। तो उसका नेट रिजल्ट तो पॉजिटिव होता है, जरूरी नहीं होता हर बार वही बंदे ऐसे ही मिलते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे। नेट रिजल्ट केवल अपनी शांति, अपने मन के साथ। नेट रिजल्ट केवल आप पाथ ऑफ लव पे ये है। इससे ज्यादा नेट रिजल्ट आप नहीं देखोगे, क्योंकि वो आप कभी भी किसी चीज के लिए गारंटी नहीं दे सकते। दुनिया में क्या किस एफर्ट का रिजल्ट आता है नेट, और नेट रिजल्ट तो फिर असल में बहुत बाद में आपको खुद ही पता चलता है कि वो अच्छा ही हुआ, जो अपेरेंटली चीजें खराब भी लगती हैं, तो है ना। तो नेट रिजल्ट को कब हमें आइडेंटिफाई करना है वो भी आप नहीं कह सकते। कई बार लगता है अरे बड़े खराब समय रहा, पर कुछ साल बाद लगता है कि अरे नहीं यार वो समय अच्छा रहा, क्योंकि उसकी वजह से ये हो गया जो अदरवाइज नहीं होता। तो नेट रिजल्ट उस वक्त आपको अपेरेंटली गलत लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए बजाय इस कैलकुलेशन में पढ़ने, देखिए यही दिमाग का तरीका हो गया, यही दिमाग की कॉम्प्लिकेशन की मैं बात कर रहा था। दिमाग को एक कैलकुलेशन चाहिए, दिमाग को एक क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट चाहिए कि भाई मेरा गेन क्या होने वाला है। अगर मैं प्यार भी किसी को दिखाऊं तो उससे गेन क्या होने वाला है। क्या आप अपने एम्प्लॉय को जब डांटते हो और क्या आप अपने बच्चे को जब डांटते हो, आप देखो कि आपकी भाव दशा में उस वक्त क्या फर्क है। अगर सेम भाव दशा आपकी है जो बच्चे को डांटने में और जो एम्प्लॉय को डांटने में है, तो आप सुंदर व्यक्ति हो। फिर आप एक लव इन्फ्यूज कर रहे हो दोनों में, आपकी डांट में भी प्रेम है, क्योंकि बच्चे को जब डांटते हो तो प्रेम ही होता है ना। तो लव तो इन्फ्यूज कर सकते हो डांटते हुए भी, ठीक है। आसान है, पर हमने आसान चीजें सोचना छोड़ दी है, हम सहज नहीं रहे, यही तो मैं बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड माइंड हमेशा रिजल्ट की भाषा में बात करना चाहता है, एक्सटेसी की भाषा में बात करना ही नहीं चाहता। You said to infuse love, but कई बार अब जैसे अब हम कल तक प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग in certain situations it's internally that you're infusing love, but कई बार internally नहीं हो पाता तो वो externally कर दे तो चलेगा। Whatever way, I don't know, तो internally और externally अलग अलग कैसे करेगी। नहीं, But कई बार whatever you want to do it, सब कुछ चलेगा। कल देखेंगे। कल तक तो चलेगा। कल तक सब कुछ चलेगा।